हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। अपने पिछले वीडियो में हम खिलजी वंश को डिटेल में पढ़ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा था? तो जो उसका आंसर है वो है खिलजी वंश। यानी खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा है? तो जो मोहम्मद हबीब हैं उन्होंने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति नाम दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम शाइस्ता खां था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की जो प्रथा थी उसको किसने शुरू किया था? तो उसको खिलजियों ने ही शुरू किया था। इससे पहले भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग करने का जो कार्य था वो किसने किया था? तो वो कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष किसके समय हुआ? तो जो कैकुबाद था गुलाम वंश का शासक, उसके समय पर जलालुद्दीन खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स का संरक्षक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी, वही क्यूमर्स का संरक्षक था। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण किस महल में हुआ था? तो जलालुद्दीन का जो राज्यारोहण था वो किलो खोरी के महल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। यह कथन किसके बारे में है? बर्नी ने यह कथन कहा है, तो ये किसके बारे में? तो यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। और इसको कहा किसने है? तो इसको बर्नी ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शासक हिंदुओं के बलात् धर्म परिवर्तन का विरोधी था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही हिंदुओं के बलात् धर्म परिवर्तन का विरोधी था। हमारा अगला प्रश्न है, मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी के समय पर ही मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था और इसके बाद ही जलालुद्दीन खिलजी ने उसे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्दी मौला की हत्या किसने कराई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही सिद्दी मौला की हत्या करवाई थी। इसको उसने हाथियों से कुचलवा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसके समय में मंगोल दिल्ली में यानी कि मंगोलपुरी में आकर बस गए थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय ही मंगोलों ने जब आक्रमण किया था अब्दुल्ला के नेतृत्व में, तो उसके बाद जो मंगोल थे वो दिल्ली मतलब वो हार गए थे। हारने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उनको माफ कर दिया था और उसके बाद वो अपने अनुयायियों के साथ, जो उलूग खां थे जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने अपना पुत्र भी कहा था, उसके जो अनुयायी थे वो मंगोलपुरी में बस गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी के अभियान कौन कौन से थे? तो जलालुद्दीन खिलजी ने जो अभियान किए वो रणथंबोर तथा मंदसौर थे। हमारा अगला प्रश्न है, वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। यह कथन किसका है और उसने कब कहा था? तो यह कथन जलालुद्दीन खिलजी का है। और जब वो रणथंबोर किले को घेरे हुए था, रणथंबोर किले को घेरा हुआ था, उसके बाद जब वो वहां से घेरा हटाता है तब ये बात कहता है कि वो ऐसे 10 किलो को अपने एक मुसलमान जो व्यक्ति है उसके ऊपर कुर्बान कर सकता है। यानी कि ऐसे 10 किले भी उसे नहीं चाहिए, लेकिन जो अपने मुस्लिम वो है उनके जान उसको ज्यादा प्यारी है। हमारा अगला प्रश्न है, देवगिरी का अभियान किसके समय हुआ था? तो देवगिरी का जो अभियान है वो हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी के समय था, लेकिन करने वाला इसको अलाउद्दीन खिलजी था। देवगिरी अभियान क्या था? दक्षिण भारत का पहला अभियान था। उसके बाद अगला है, वास्तव में दिल्ली देवगिरी में ही जीता गया था, क्योंकि दक्षिण के स्वर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया था। अब क्या था, दिल्ली जब देवगिरी को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था तो उसे वहां से काफी सारी धन दौलत प्राप्त हुई थी। तो उसी के आधार पर डॉक्टर एस राय चौधरी ने कहा है कि जो दिल्ली था वो देवगिरी में ही, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को इतना धन प्राप्त हो गया था कि उसने देवगिरी में ही दिल्ली को जीत लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ पर की थी? तो कड़ा मानिकपुर का यह सूबेदार था और वहीं पर इसने धोखे से बुलाकर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजमुकुट के लिए शायद ही कोई व्यक्ति इतना अनुपयुक्त रहा होगा जितना खिलजी वंश का संस्थापक था। ऐसा डॉक्टर एस लाल जलालुद्दीन खिलजी के विषय में कहते हैं कि वो जो राजमुकुट था या राजा बनने या सुल्तान बनने के योग्य नहीं था। अगला प्रश्न है,
किस शासक के जियाउद्दीन बरनी से अच्छे संबंध नहीं थे? तो जलालुद्दीन जो खिलजी था उसके ही बरनी से अच्छे संबंध नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसके निमंत्रण पर जलालुद्दीन दिल्ली आया था? मतलब जब अलाउद्दीन ने उसकी हत्या की तो उसको कोतवाल फखरुद्दीन ने वहां पर बुलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकाली हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला का आक्रमण किसके समय और कब हुआ? तो अब्दुल्ला ने जो जलालुद्दीन था उसी के समय पर आक्रमण किया था, और ये अब्दुल्ला जो था वो मंगोल आक्रमणकाली हलाकू जो था उसका पोता था। हमारा अगला प्रश्न है, नवीन मुसलमान कौन थे? तो जब नवीन मुसलमान थे वो उलूग खां के मंगोल अनुयायी थे। उलूग खां जब ये अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था तो इसके समय पे उलूग खां जो था उसकी सेना में था, और जो उलूग खां के अनुयायी थे, मंगोल अनुयायी, उनको ही नवीन मुसलमान कहते हैं, क्योंकि उलूग खां को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना पुत्र कहा था और बाद में अपने अनुयायियों के साथ यह दिल्ली में मंगोलपुरी में बस गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन के किस पुत्र का अलाउद्दीन ने वध कर दिया था? तो जो अरकली खां उसका पुत्र था उसका जलालुद्दीन ने वध कर दिया था। अगला प्रश्न है, उदारता को शासन की आधारशिला बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? वो जलालुद्दीन खिलजी था। मतलब बहुत ही ज्यादा उदार व्यक्ति था और इसने अपने दुश्मनों को भी माफ किया था। हमारा अगला प्रश्न है, दीवाने वकूफ नामक इस जो विभाग था उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली और लखनऊ के मध्य जंगलों में ठगों और डाकुओं तथा लुटेरों का दमन करने वाला शासक कौन था? तो वो जलालुद्दीन खिलजी ही था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला प्रश्न है, हजार सितून का निर्माण किसने कराया था? तो हजार सितून का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने इतना रक्त बहाया जितना कि मिस्र के फराओं ने कभी भी नहीं बहाया था। ऐसा जो कतन है वो बरनी का है, और ये कब की बात है? जब नवीन मुसलमानों का कत्लेआम खुम्स के माल को लेकर जब उन्होंने विद्रोह किया। मतलब जो नवीन मुसलमान थे जब वो युद्ध से लौट कर आ रहे थे तो खुम्स का माल जो कि लूट का माल होता था युद्ध में, उस माल को लेकर विद्रोह कर दिया उन्होंने, और बाद में अलाउद्दीन ने उन सबकी हत्या करवा दी, यानी कि कत्लेआम करा दिया। इस घटना का जो वर्णन है वो ईसामी भी करता है। अगला प्रश्न है, किसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? तो जो आमिर खुसरो था, आमिर खुसरो ऐसा व्यक्ति था जिसने 8 सुल्तानों का काल देखा था। इसके अलावा अगर प्रश्न आता है कि किसने 6 सुल्तानों का काल देखा था तो वो बरनी था। अगला प्रश्न है, किसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, किसके बारे में लिखा गया कि उसके देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है? तो एक संस्कृत लेख है उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई है। अगला प्रश्न है, जैन कवि रामचंद्र सूरी को किसने सम्मानित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही उन्हें सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, किसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को ही गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही योग्यताओं के आधार पर जो पद थे उनका आवंटन किया था, यानी कि योग्य व्यक्ति को ही पद दिया, ना कि उनके वर्ग या उसको देखकर। अगला प्रश्न है, किस खिलजी सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो जो मुबारक शाह खिलजी था उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो की पुस्तक नूर सिपेहर किसे समर्पित थी? तो जो मुबारक शाह खिलजी है उसी को उसकी ये पुस्तक समर्पित है। अगला प्रश्न है, बरादू किसे कहते थे? तो बरादू जो इस्लाम धर्म स्वीकार किए हुए जो हिंदू थे उन्हें बरादू कहते थे, और जो मुबारक शाह खिलजी था वो बरादुओं पर बरादुओं को काफी अच्छा मानता था। अगला प्रश्न है, किसे घोषणाओं का बादशाह कहा जाता है? तो मुबारक शाह खिलजी को ही घोषणाओं का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो खुसरो शाह था वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? तो खुसरो शाह ने ही पैगंबर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका की भेंट दी थी? तो वो खुसरो शाह ही था जिसने निजामुद्दीन जो औलिया थे उनको 5 लाख टका भेंट में दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, शासक बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान कौन था? तो वो भी खुसरो शाह ही था, क्योंकि ये भारतीय मुसलमान था, यानी कि ये बाहर से नहीं आया हुआ था, बल्कि जो भारत में मुस्लिम लोग, हिंदू लोग, उन्होंने धर्म स्वीकार कर लिया था उनमें का मुस्लिम था, भारतीय मुस्लिम। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसके खिलाफ नारे लगे कि वह इस्लाम का शत्रु है और इस्लाम उसके समय पे खतरे में है? तो ये भी खुसरो शाह के खिलाफ ही लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को ही सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता है, और ये कहा किसने? तो ये स्टेनली लेलपुर ने उसे कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत का साम्राज्यवाद कब प्रारंभ होता है? तो अलाउद्दीन के समय
ही जो सल्तनत का साम्राज्यवाद है वो प्रारंभ होता है। मतलब क्या था, जब सल्तनत का शुरुआत हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना करता है तब से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। उस टाइम से लेके अब तक किसी भी शासक ने अमृत साम्राज्य को, जो अपना उनका राज्य था, उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश की और दक्षिण तक उसने अभियान किए। तो ये उस जो मतलब उसके बारे में बताता है कि जो सल्तनत का साम्राज्यवाद था वो अलाउद्दीन के समय पर शुरू हुआ। और ये कहा किसने, तो ये बुलजले हेग के अनुसार ये बात है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन का मूल नाम अली गुरशफ था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो वो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया था? तो अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक लाल महल में कराया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय पर हुए थे? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही हुए थे, 7 बार। अगला प्रश्न है, मंगोलों के विरुद्ध अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? तो जो मंगोल थे उनके विरुद्ध जो उसका सेनापति था वो नुसरत खां था। और ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसका जो उपनाम था वो रुस्तम था, और जो मंगोल थे इससे काफी घबराते थे। अगला प्रश्न है, बिना अपमानित हुए ही उसे छुटकारा मिल गया, ऐसा अलाउद्दीन ने किसकी मृत्यु पर कहा? यानी कि कौन सा व्यक्ति था जब उसकी मृत्यु हुई तो अलाउद्दीन ने कहा कि बिना अपमानित हुए, यानी कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा जिससे मुझे अपमान, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसी करना पड़ता जिससे मुझे बाद में अपमानित होना पड़ता। तो जो उसका सेनापति था जफर खां, उसकी मृत्यु पर उसने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय कौन दिल्ली को 6 माह तक घेरे रखा था? यानी कि अलाउद्दीन के समय एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने दिल्ली पर जो घेरा डाला था वो 6 महीने तक दिल्ली को उसने अपने कंट्रोल में रखा था। तो ये कौन था? ये मंगोल आक्रमणकारी जो तारगी था, वो उसने दिल्ली को, यानी कि दिल्ली तक पहुंच गए थे मंगोल इसके टाइम पे, और दिल्ली को उन्होंने घेर लिया था 6 माह तक वो भी। अगला प्रश्न है, किसने मंगोलों से सुरक्षा के लिए सीरी में किले का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सीरी में किले के निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किसने मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई? यानी कि अब तक जो भी सुल्तान थे वो रक्षात्मक नीति अपनाते आए थे, इसने पहली बार आक्रामक नीति अपनाई, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के उत्तर भारत में अभियानों का क्रम क्या था? तो जो उत्तर भारत में अलाउद्दीन के क्रम थे वो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सेवाना और फिर जालौर। इसको अगर याद रखें तो गुरची से जालौर, इससे याद रख सकते हैं, गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, सेवाना और जालौर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के सेनापति का नाम क्या था जो उसके दक्षिण अभियानों का नेतृत्व कर रहा था? तो उसका जो नाम था वो मलिक काफूर था। अगला प्रश्न है, 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? तो 1000 दिनारी मलिक काफूर को ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किससे विवाह कर उसे मल्लिकाए जहां की उपाधि प्रदान की थी? तो जो कमला देवी थी, गुजरात के शासक रायकर्ण की पत्नी, उसने, अलाउद्दीन ने उससे विवाह किया था और बाद में उसे मल्लिकाए जहां की उपाधि दी थी। जब रायकर्ण पर आक्रमण किया तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा था। तो जो रायकर्ण ने शरण कहाँ ली थी जाकर? तो वो देवगिरी में शरण ली थी। उसके बाद देवगिरी पर भी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन का मालवा अभियान का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन के मालवा अभियान का सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी था। अगला प्रश्न है, जालौर की विजय अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? जालौर की बात करें तो जालौर में कमालुद्दीन गुर्ग था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के रणथंबोर आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो जो हम्मीर रासो है, क्योंकि यहाँ के जो शासक का नाम था वो हम्मीर देव था, और हम्मीर रासो से ही इस आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, रणथंबोर अभियान के दौरान जो सेनापति था वो कौन था? तो रणथंबोर अभियान में नुसरत खां तथा उलूग खां सेनापति थे। अगला प्रश्न है, तारीख अलाई किसका उपनाम है? यानी कि तारीख अलाई को किस और नाम से जाना जाता है? तो खजाइनुल फुतूह जो है उसका नाम तारीख अलाई भी है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां कहाँ मारा गया था? तो जो रणथंबोर अभियान था उसमें नुसरत खां और उलूग खां दोनों गए थे, तो जो नुसरत खां था उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, रणथंबोर के मंत्री कौन कौन से थे? तो जो रणमल और रतिपाल थे वो रणथंबोर के मंत्री थे, और इन्होंने जो वहां का राजा था हमीर देव उसके साथ धोखा किया था और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर किले पर अलाउद्दीन का अधिकार करवा दिया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? चित्तौड़ पर जब उसने आक्रमण किया और उसे कब्जे में ले लिया तो उसका नाम बाद में उसने खिजराबाद रखा अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर। अगला प्रश्न है, गोरा और बादल किस राज्य से संबंधित थे? तो गोरा और बादल चित्तौड़ से संबंधित थे, जहां की कहानी वो रानी पद्मावती की है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कविता लिखने वाला प्रथम मुस्लिम कवि कौन था? तो वो आमिर खुसरो था। अगला प्रश्न है, पद्मावत का लेखक कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत का शीर्षक उन्होंने कहां से लिया था? तो जो खजाइनुल फुतूह है आमिर खुसरो की, उसी से उन्होंने जो पद्मावत था उसका जो उसकी स्टोरी है उसका शीर्षक है वो लिया था। अगला प्रश्न है,
आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन और पद्मिनी की कहानी का उल्लेख किन नामों से किया है? मतलब आमिर खुसरो ने अपनी पुस्तक में इन दोनों की जो स्टोरी है उसका उल्लेख तो किया है, लेकिन जो उसका नाम है वो अलाउद्दीन और पद्मिनी न देकर क्या दिया है? सुलेमान और सेवा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? तो चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन का सेनापति वह स्वयं ही था, और यही वो समय है जब जो मंगोल थे वो दिल्ली तक आ गए थे, उन्होंने दिल्ली को घेरा डाल लिया था, क्योंकि इस टाइम पे अलाउद्दीन क्या था? चित्तौड़ के अभियान में बिजी था। अगला प्रश्न है, गोरा बादल किसकी रचना है? तो गोरा बादल जाटमल की रचना है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने जालौर का नाम क्या रखा था? तो अलाउद्दीन ने जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। अगला प्रश्न है, सेवाना क्या था? तो जो जालौर का दुर्ग था उसका नाम सेवाना था, उसको ही सेवाना कहते थे। तो पहले सेवाना को उन्होंने जीता था, उसके बाद जाके जालौर को जीता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का क्रम क्या था? ऊपर हम इसके उत्तर अभियानों का क्रम देख चुके हैं, ये दक्षिण अभियानों का क्रम है, जो कि क्या है? देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांडे। इसको हम याद रखते हैं, देते होय पांडे, होयसल पांडे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने वारंगल पर प्रथम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो उसने जो मलिक छज्जू था उसके नेतृत्व में प्रथम आक्रमण वारंगल पर किया था, लेकिन जब वो जीत नहीं पाया तो बाद में मलिक काफूर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, काफूर को जो कोहिनूर हीरा था वो किसने दिया था? तो काफूर को कोहिनूर हीरा जो वारंगल के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, उन्होंने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, अपनी सोने की मूर्ति बनाकर अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव थे। मतलब क्या था? अलाउद्दीन की नीति ऐसी थी कि वो दक्षिण के राजों को जब जीतता था तो उनको सिर्फ अधीनता स्वीकार करता था, उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाता था। तो जो प्रताप रुद्रदेव थे, जो कि वारंगल के शासक थे, उन्होंने क्या किया था? उनकी अधीनता, मतलब खुद नहीं आए थे वो उसके दरबार में पेश होने के लिए, उन्होंने अपनी सोने की मूर्ति बनाकर और उसमें कोहिनूर हीरे की माला डालकर अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, देवगिरी के किस प्रांत की आय अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी? जब देवगिरी पर उसने आक्रमण किया तो उसके जो एक एरिया था, प्रांत, उसका एलिजपुर, सिर्फ वहां की आय अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो अलाउद्दीन ने राय रायन की जो उपाधि थी वो देवगिरी के शासक रामचंद्र को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने रामचंद्र को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? बाद में अलाउद्दीन ने जो नौसारी की जागीर थी वो भी रामचंद्र को प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, होयसल का शासक कौन था? तो उस समय होयसल का शासक बीरबल्लाल तृतीय था। अगला प्रश्न है, मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की मदद किसने की थी? तो मदुरा विजय के समय अलाउद्दीन की जो मदद थी वो बीरबल्लाल तृतीय ने ही की थी। अगला प्रश्न है, पांड्य राज्य का अन्य नाम क्या था? तो पांड्य राज्य को मावर प्रदेश भी कहते थे। ये भाबर हो गया, यहाँ पर मावर आएगा, मावर प्रदेश भी कहते थे। अगला प्रश्न है, पांड्य राज्य के शासक कौन थे? तो पांड्य राज्य के जो शासक थे वो सुंदर पांडे और वीर पांडे थे। अगला प्रश्न है, किसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो जो पांड्य राज था उसने कभी भी अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के समय विद्रोह का क्रम क्या था? तो अलाउद्दीन के समय कुछ विद्रोह हुए, तो उनका जो क्रम था वो ये था कि सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वो नवीन मुसलमानों का हुआ, उसके बाद अकद खां ने किया, फिर अवध के सूबेदार मंगू खां ने किया, फिर हाजी मौला का विद्रोह हुआ, और जो हाजी मौला का विद्रोह था वो चित्तौड़ अभियान के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न है, मद निषेध किसने सर्वप्रथम लागू किया था? तो मद निषेध सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था। अगला प्रश्न है, रक्त और तलवार की नीति किसकी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की ही रक्त और तलवार की नीति थी, जबकि रक्त और लौह की नीति जो थी वो बलबन की थी। अगला प्रश्न है, किसने धर्म को राजनीति से अलग किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही धर्म को राजनीति से अलग किया था। अगला प्रश्न है, कौन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अगला प्रश्न है, किसने खलीफा को मान्यता तो प्रदान की, लेकिन उन्हें राजनीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया। मतलब राजनीति को धर्म से अलग कर दिया, मतलब खलीफा का पद तो रखा, लेकिन उनकी जो भी वो अपनी एडवाइस वगैरह कुछ देते थे तो उनको वो करने का अधिकार नहीं दिया। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान कानून से ऊपर, मतलब कौन सा सुल्तान कानून से ऊपर मानता था? नहीं, कौन सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था? तो सुल्तान को कानून से ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ही मानता था। अगला प्रश्न है, कौन फ्रांस के लुई 14वें की तरह मानता था कि मैं ही राज्य हूं, मतलब मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं ही राज्य हूं, जो मैं कहता हूं वही होगा, जो मैं करता हूं वही सही है। तो मैं ही राज्य हूं वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अलाउद्दीन खिलजी ही सल्तनत काल में मानता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां क्या क्या थीं? तो सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी की उपाधियां थी। इसके अलावा इसे जनता का चरवाहा भी कहते थे। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, लेकिन जो अलाउल मुल्क था इसका मतलब उस टाइम पे जो एक दोस्त कह सकते हैं, एक काजी भी था, तो उसके कहने पर बाद में इसने ये विचार
त्याग दिया। अगला प्रश्न है दीवाने रियासत नाम का जो एक विभाग था नया, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अगला प्रश्न है बरीद ए मुमालिक कौन था? तो बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का जो मुखिया था उसे बरीद ए मुमालिक कहते थे। अगला प्रश्न है गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को बरीद, मुन्ही या फिर मुन्हियन कहते थे। अगला प्रश्न है किसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है घोड़े दागने तथा सेना का हुलिया नोट करने की प्रथा किसने शुरू की? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी, जिसे बड़े पैमाने पर आगे जो तुगलक वंश का संस्थापक है वो यूज करता है। अगला प्रश्न है हस्म मुतर्रब किसे कहा जाता था? तो हस्म मुर्तब स्थायी सेना को कहा जाता था। अगला प्रश्न है निरीक्षण के उपरांत भर्ती किए गए जो सैनिक थे उनको क्या कहते थे? तो उनको मुर्ततब कहते थे। अगला प्रश्न है सैन्य विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? तो सैन्य विभाग का जो प्रधान था वो आरिज मुमालिक कहलाता था। अगला प्रश्न है किसने सेना की नित्य परेड या कवायद शुरू की थी? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी था, यानी कि रोज इसकी सेना प्रैक्टिस करती थी ताकि युद्ध के समय पर इन्हें कोई परेशानी ना आए। अगला प्रश्न है एक अस्पा तथा दो अस्पा क्या थे? तो एक अस्पा या दो अस्पा सैनिक घुड़सवारों को कहते थे। जिसके पास एक घोड़ा होता था उसे एक अस्पा और जिसके पास दो घोड़े होते थे उन्हें दो अस्पा कहते थे। अगला प्रश्न है किसने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास किया? इसका आंसर जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ही पहला ऐसा शासक था जिसने मंगोलों के आधार पर अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान के समय मुद्रा का मूल्य घट गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मुद्रा का मूल्य घट गया था, क्योंकि जब वो देवगिरी पर उसने आक्रमण किया था तो देवगिरी से काफी धन दौलत राज्य को प्राप्त हुई थी और जब धन दौलत ज्यादा हो गई तो मुद्रा का मूल्य घट गया, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा था, क्योंकि इसने अपने सैनिकों को भी 6-6 माह का वेतन एडवांस में दे दिया था। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण नीति को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी किन ग्रंथों से प्राप्त होती है? तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में तारीख फिरोजशाही, खजाइनुल फुतूह, फुतूह उस सलातीन, रेहला, कायरुल मजलिस सबसे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था? तो जो बर्नी था वो कहता है कि जो बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य था वो हिंदुओं को दंड देना था, क्योंकि उस समय जो ज्यादातर व्यापारी थे वो हिंदू ही थे। अगला है किसके अनुसार बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य था वो जनता की भलाई था? तो जो आमिर खुसरो है या चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद है या चिरागे दिल्ली है, उनका मानना था और के.एन. निजामी भी ऐसा ही मानते हैं कि जो बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था वो जनता की भलाई था, यानी कि जनता की भलाई चाहता था बस वो। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त जो अधिकारी थे वो कौन कौन से थे? तो दीवाने रियासत, सहनाए मंडी और बरीद मंडी, ये 3 अधिकारी थे जो बाजार नियंत्रण के लिए नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो जो मलिक याकूब था उसको बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है दुकानदारों और कीमतों पर नियंत्रण कौन रखता था, यानी कि कौन ये तय करता था कि कौन से दुकानदार क्या सामान बेचेंगे और किस कीमत पर बेचेंगे? तो जो शहनाए मंडी था वो इस बात को तय करता था। अगला प्रश्न है सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था। अगला प्रश्न है बाजारों में जो न्याय के स्थल होते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको सराय अदल कहते थे। अगला प्रश्न है अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था, ये कथन किसका है? तो ये कथन बर्नी का है। अगला प्रश्न है एक ऊंट एक जीतल का था, लेकिन वह एक जीतल था किसके पास? तो ये जो कथन है ये भी बर्नी का कथन है और ये बाजार नियंत्रण के विषय में ही कहा गया है। अगला प्रश्न है परवाना नवीस क्या था? तो परवाना नवीस परमिट जारी करने वाले अधिकारी को कहते थे। अगला प्रश्न है खुज्जे दिल्ली क्या था? तो खुज्जे दिल्ली दिल्ली में बना एक रेशमी वस्त्र होता था। अगला प्रश्न है बाजार व्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य करती थी? तो बाजार व्यवस्था प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर कार्य करती थी, यानी कि जैसे जैसे जो उत्पादन में लागत बढ़ती थी तो वैसे ही उसकी वस्तु की कीमत तय की जाती थी। अगला प्रश्न है भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान किसने वसूल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहले भूमि की पैमाइश कराई, उसके बाद उस पर लगान वसूल किया। अगला प्रश्न है बिस्वा क्या था? तो बिस्वा भूमि की पैमाइश की मानक इकाई को बिस्वा कहा जाता था। अगला प्रश्न है किसने सर्वाधिक यानी कि 50% लगान वसूला? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि इससे पहले जो किसान थे वो कम लगान देते थे। अगला प्रश्न है किसने सर्वाधिक खालसा भूमि का विस्तार किया? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया। खालसा भूमि सिर्फ राज्य की भूमि होती थी, जिससे जो आय प्राप्त होती थी या जो राजस्व वसूल होता था वो राज्य का होता था। खालसा भूमि में परिवर्तित जो ज्यादातर जमीन थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की। जो लोगों को दान वगैरह में दी गई भूमि थी उसको इसने वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि यानी कि राज्य की भूमि में तब्दील कर दिया। अगला प्रश्न है चौधरी, खुद तथा मुकद्दम कौन थे? तो ये लगान वसूली करने से संबंधित अधिकारी थे। अगला प्रश्न है मसाहत क्या था? तो मसाहत भूमि जो पैमाइश थी उसकी एक पद्धति थी।
अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दो नवीन कर घड़ी तथा चरी कर अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दो नवीन कर लगाए थे? तो ये घड़ी और चरी कर हैं जो अलाउद्दीन ने लगाए थे। अगला प्रश्न है खुम्स क्या था? तो खुम्स युद्ध में लूट के माल को खुम्स कहते थे। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन ने खुम्स का कितना भाग राज्य का निर्धारित किया था? तो 4/5 भाग यानी कि 80% राज्य को मिलता था और जनता को 1/5 यानी कि 20% मिलता था, जबकि इससे पहले उलट होता था। अलाउद्दीन से पहले जितने भी शासक थे उन्होंने जनता को 4/5 भाग दिया और अपने पास यानी कि राज्य के पास 1/5 भाग रखा। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया राजस्व वसूली के लिए किस नवीन विभाग की स्थापना की थी? तो दीवाने मुस्तखराज उसने एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका कार्य था जो बकाया राजस्व रह गया है उसको वसूल करना। अगला प्रश्न था किसने इक्तदारी प्रथा बंद करा दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तदारी प्रथा को बंद करा दिया था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये सर्फ कायनी थे जिन्होंने अलाउद्दीन की राजस्व नीति को सफल बनाया था। अगला प्रश्न है जनता का चरवाहा किसे कहते हैं? तो जनता का चरवाहा अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभु सत्ता में। यह कथन किसके विषय में है? तो यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के विषय में ही है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन के विश्वास पात्र जो सेना नायक थे वो कौन कौन से थे? तो वो अकद खां, नुसरत खां, उलूग खां तथा जफर खां थे। इनको शॉर्ट में अनुज नाम से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आमिर खुसरो ने किसके जौहर का उल्लेख किया है? तो रणथंभौर में जो रंग देवी थी, रणथंभौर के शासक हम्बीर देव की पत्नी, तो उसके जो जौहर का उल्लेख है वो अमीर खुसरो करता है, जबकि आमिर खुसरो जो पद्मावती थी उसके जौहर का उल्लेख नहीं करता। अगला प्रश्न है रायकर्ण की पुत्र देवल देवी का विवाह किससे हुआ था? तो रायकर्ण की जो पुत्री थी देवल देवी उसका विवाह खिज्र खां से हुआ था और जो उसकी पत्नी थी कमला देवी उसका विवाह अलाउद्दीन से होता है। अगला प्रश्न है देवल देवी तथा खिज्र खां की जो प्रेम कथा है वो किसमें वर्णित है? तो वो आशिका में वर्णित है। अगला प्रश्न है दीवाने इंशा क्या था? शाही सचिवालय था और ये इसका जो कार्य था वो शाही पत्रों का प्रारूप तैयार करना। अगला प्रश्न है दीवाने रसालत कौन सा विभाग था? तो दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय को कहते थे। अगला प्रश्न है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात था। अगला प्रश्न है आमीर दाद नामक अधिकारी किस विभाग से संबंधित थे? तो ये न्याय विभाग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है पुलिस विभाग का प्रधान कौन था? तो पुलिस विभाग का जो प्रधान था वो कोतवाल था। अगला प्रश्न जनसाधारण के आचरण की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो मुहस्सिब नाम का जो अधिकारी था वो जनसाधारण के आचरण की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? तो बरीद मलिक गुप्तचर विभाग के प्रधान को कहते थे। अगला प्रश्न संदेश वाहक क्या कहलाते थे? तो बरीद संदेश वाहकों को कहा जाता था। अगला प्रश्न है तुमन क्या था? तो 10,000 सैनिकों की जो टुकड़ी थी उसे तुमन कहते थे। अगला प्रश्न है कौन जनता को अकाल के समय आधा मन अनाज देता था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। जब अकाल पड़ा था तो उस समय सबको आधा मन अनाज देता था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जो उसका सैनिक वर्ग था उसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ, या सैनिक वर्ग के यानी कि अपनी सेना के लिए ही उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को शुरू किया था ताकि उसके सैनिकों को कम सैलरी देने के बाद भी उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। अगला प्रश्न है भूमापन की प्रणाली मसहत को किसने पुनर्जीवित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसे पुनर्जीवित किया था। अगला प्रश्न है गुमास्ता नामक अधिकारी किसने नियुक्त किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही गुमास्ता नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न है जकात कैसा कर था? तो जकात एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। अगला प्रश्न है जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया हिंदुओं से लिया जाता था। अगला प्रश्न है कौन जजिया कर से मुक्त था, यानी कि किसको जजिया नहीं देना पड़ता था? तो जो महिलाएं, बच्चे, ब्राह्मण तथा भिखारी थे उनको जजिया नहीं देना पड़ता था। अगला प्रश्न है किसे भारत का सादी कहते थे? तो आमिर हसन दहलवी को भारत का सादी कहते थे। अगला प्रश्न है जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला प्रश्न है किसने यामीन उल खलीफा नासिर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी। अगला प्रश्न है किसके बारे में कहा जाता है कि वह योग्य पिता की अयोग्य संतान था? तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में ऐसा कथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसने दक्षिण के राज्यों के लिए प्रत्यक्ष नीति का पालन किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने ही प्रत्यक्ष नीति का पालन किया था, यानी कि अलाउद्दीन ने सिर्फ राज्यों को अधीन बनाया था, उनको दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने ऐसा किया। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया से कौन द्वेष रखता था? तो मुबारक शाह खिलजी निजामुद्दीन औलिया से द्वेष रखता था। किसने अमीर वर्ग में गैर कुलीन वर्गों को सम्मिलित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है किसने राजस्व नगद मुद्रा में लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही राजस्व को नगद मुद्रा में वसूला था।
उसके बाद अगला प्रश्न है, किसे शहरे नूर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो झाई यानी एरिया है, झाई शहर है, उसको शहरे नूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो लगान था वो वसूली अनाज के रूप में की जाती थी। अनाज के रूप में इसलिए की जाती थी ताकि वो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसके तहत लोगों को अनाज वितरण कर सके। अगला प्रश्न है, लगान वसूली करने वाले जो अधिकारी थे वो कौन कौन से थे? तो आमिल, नफसिंदा, सरहंग तथा मुहिसिर जो थे वो लगान वसूल करने वाले अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूली का जो कार्य था वो किसने कराया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, क्योंकि अब तक खुद मुकद्दम चौधरी जो थे वही लगान वसूली करके राज्य को देते रहते थे। अगला प्रश्न है, 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा रेखा क्या थी? यानी कि मंगोल और जो दिल्ली सल्तनत की उनका बॉर्डर कहाँ था? तो जो सिंधु है, सिंधु के आसपास उनका बॉर्डर था, यानी कि एक की सीमा, दोनों की सीमा सिंधु तक मिलती थी। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किसने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला आमिर खुसरो है, 6 सुल्तानों का बरनी है और 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, कौन उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी है जो उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था, क्योंकि उसने कभी भी उलेमाओं को अपने राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप करने का मौका या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया। अगला प्रश्न है, किसने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया? यानी कि वो मानता ही नहीं था कि कोई खलीफा भी है और उसने क्या किया, खुद को ही खलीफा बना दिया। तो वो मुबारक शाह खिलजी था। अगला प्रश्न है, खलीफुतुल्लाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने ही खलीफुतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका द्वार है? तो कुतुब मीनार के जो द्वार है उसको अलाई दरवाजा कहते हैं, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किसके समय मंगोल दिल्ली तक आ गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल दिल्ली तक आ गए थे। अगला प्रश्न है, दोसीहट किस तरह के बाजार होते थे? तो जो कपड़ा बाजार है उसको दोसीहट कहते थे। अगला प्रश्न है, किसने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने विरोधियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, कौन पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। अगला प्रश्न है, वह दरबार में कभी कभी नग्न अवस्था में दरबारियों के मध्य दौड़ा करता था। यह कथन किसके बारे में है? तो यह कथन बर्नी ने मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया है। तो इस तरह से हमने खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।